बिगिनर क्लासेस। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बुजो की एक छोटी सी स्टोरी देखेंगे। बुजो एक दिन अपने नाना जी के गांव जाता है। वहां खेत में जाता है। खेत में जाने के बाद वहां देखता है कि इतना बड़ा फील्ड है और सारे फील्ड में सारे एक जैसे ही प्लांट उगे हुए हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब वहां अपने नाना जी से पूछता है, नाना जी ऐसा क्यों? हमारा इतना बड़ा खेत है और पूरे खेत में सारे एक जैसे ही प्लांट लगे हुए हैं। तब उसके नाना जी उसे बताते हैं कि बेटा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी फूड से मिलती है। और फूड कहाँ से आता है? अब जो प्लांट होते हैं वह अपना फूड खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और लिविंग बींग्स होते हैं वह अपने फूड के प्लांट पे डिपेंड करते हैं। और हमारा देश तो इतना बड़ा है, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, फिर सारे लोगों को फूड कैसे प्रोवाइड होगा? तो उसके लिए हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना पड़ता है और मैनेजमेंट करना पड़ता है। यह शायद से तुम अपनी स्कूल की बुक में भी पढ़ोगे। तो भुजो कहता है, ठीक है नाना जी। और इस तरह से स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद वह अपने दादाजी के घर जाता है। एक दिन दादाजी बुजो को स्कूल का लेसन पढ़ा रहे होते हैं, साइंस का। और साइंस के लेसन का नाम होता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तब जब दादाजी बुजो को कुछ खेती के बारे में बता रहे होते हैं, तब बुजो को याद आता है, अरे हाँ, मैं तो नाना जी के गांव गया था, तब नाना जी भी ऐसा ही कुछ बता रहे थे। लेकिन बुजो अपने दादाजी को कहता है कि नाना जी ने कुछ मुझे एक्सप्लेन नहीं किया, क्या आप मुझे इस लेसन को पढ़ के एक्सप्लेन करके बताएंगे? तो उसके दादाजी बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। क्रॉप, when plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब बहुत बड़े फील्ड पे एक जैसे बहुत सारे प्लांट्स उगाए जाते हैं, लार्ज स्केल मतलब बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत बड़े स्केल में एक जैसे ही प्लांट्स उगाए जाते हैं, उन प्लांट्स को हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। अब क्रॉप टू टाइप्स के होते हैं, खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप किसे कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जून टू सितंबर, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। Example, paddy, maize, soybean, groundnut and cotton are खरीफ crops. अब ऐसे क्रॉप जिन्हें हम बारिश के दिनों में यानी कि रेनी सीजन में उगाते हैं, और रेनी सीजन का महीना होता है जून टू सितंबर। अब जून टू सितंबर के बीच में रेनी सीजन में जो क्रॉप उगाए जाते हैं उसे हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप, रबी क्रॉप, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च। विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च में होता है, तो इस सीजन में जो क्रॉप उगाए जाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड्स। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए हमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस दिखाए हुए हैं, उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. These activities or tasks are referred to as agriculture practices. अब क्रॉप उगाने के लिए जो फार्मर रहता है उन्हें बहुत दिनों से कुछ उसकी तैयारियां करनी पड़ती है। उन तैयारियों को, जब क्रॉप उगाने से पहले जो तैयारियां हम करते हैं खेतों में, उसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमें सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। देन सोइंग, अनाज को बोना पड़ता है। सोइंग का मतलब होता है बोना, मतलब हम अनाज को बोते हैं। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब उसके अंदर हम क्रॉप अच्छे से उगे इसके लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। उसके बाद उसे इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन का मतलब होता है टाइम टू टाइम फसल और जो क्रॉप है उसे हम पानी देते हैं, क्योंकि प्लांट तो पानी के बिना उग नहीं सकता, तो उसको हमें टाइम टू टाइम पानी देना पड़ता है।
तो उसे हम इरिगेशन कहते हैं। फिफ्थ है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स क्या होते हैं? फील्ड में जो अनवांटेड प्लांट उगते हैं, हम तो फसल ही उगाते हैं जो हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं जिसे हम वीड्स कहते हैं। हार्वेस्टिंग, फसल जब पक जाती है उसकी हमें हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, और हार्वेस्टिंग होने के बाद हमें वह जो भी हमने क्रॉप उगाया है, जिसकी भी हमने खेती की है, उसे अच्छे से स्टोर करना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। The preparation of the soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the root to penetrate deep into the soil. The loosened soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. The loosened soil helps in the growth of the earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. The process of loosening and turning of the soil is called tilling and plugging. अब क्रॉप ग्रो करने से पहले सबसे पहले स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए सबसे पहले हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड था वह था हल चलाना, और अभी जो मॉडर्न मेथड है वह है ट्रैक्टर चलाना। हम पहले ट्रेडिशनल मेथड में हल चलाकर सॉइल को प्रिपेयर करते थे, और अभी के दिनों में नाउअडेज वी यूज ट्रैक्टर टू प्रिपेयर द सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में होता क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जब हम हल चलाते हैं या फिर ट्रैक्टर चलाते हैं, उससे सॉइल लूज हो जाती है, और लूज होने के बाद सॉइल टर्न हो जाती है। टर्न होने का मतलब है सॉइल की नीचे की लेयर ऊपर की साइड में आ जाती है और ऊपर की लेयर नीचे की साइड में आ जाती है। और सॉइल जब लूज होती है तो प्लांट उसमें से अच्छे से ग्रोथ होते हैं और उसके रूट सॉइल में डीप तक जाते हैं, और डीप में जाने के बाद भी वह बहुत इजीली वहां पर ब्रीथ कर पाते हैं। और सॉइल लूज होने के कारण उसमें एयर अच्छे से मूव होने के कारण वहां पर माइक्रोब्स भी ग्रो होते हैं, अर्थवॉर्म्स ग्रो होते हैं, जो कि फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। वो सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं और सॉइल को और लूज करने में हेल्प करते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के प्रोसेस को हम लोग, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का जो प्रोसेस रहता है लूजन एंड टर्निंग का, उसे हम टीलिंग एंड प्लगिंग भी कहते हैं। Sowing. Sowing is the important part of the crop production. Before sowing, good quality, clean and healthy seed of the good variety are selected. Selection of seeds. Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. अब इसमें बताया गया है कि सीड बोने से पहले, सोइंग का मतलब होता है खेती में जो हम सीड बोते हैं, जो बीज बोते हैं, उसे हम सोइंग कहते हैं। लेकिन सोइंग करने से पहले सबसे मेन चीज होती है हमें अच्छी क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करना। उसे हम अच्छे क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसे हम क्लीन करते हैं। अच्छे क्वालिटी के सीड सेलेक्ट करने के बाद भी उसमें कुछ डैमेज होते हैं और कुछ हेल्दी होते हैं, तो हमें उन्हें अलग अलग करना पड़ता है। जो डैमेज सीड होते हैं वो हॉलो होते हैं और लाइटर होते हैं, तो जब हम उसे पानी में डालते हैं तो जो हॉलो सीड्स होते हैं वो इजीली पानी में ऊपर की साइड में आ जाते हैं, और जो हेल्दी सीड्स रहते हैं और वो हैवी होने के कारण पानी में नीचे सेटल हो जाते हैं। इस तरह से हम हॉलो सीड, डैमेज सीड और हेल्दी सीड्स को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, अब यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग में दिखाया गया है यहाँ पे कि हम पहले बुल के हेल्प से, ऑक्स की हेल्प से किस तरह से खेती में बीज बोते थे, और नाउअडेज वी यूज सीड ड्रिल्स टू सोइंग द सीड्स इन द फील्ड। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plant to get sufficient sunlight, nutrient and water from the soil. अब जब ट्रेडिशनल मेथड था उसमें हम मतलब इतने अच्छे तरह से हम लोग उसमें अप्रोप्रिएट डिस्टेंस वगैरह नहीं कर पाते थे, लेकिन जब हम नाउअडेज वी यूज द मॉडर्न मेथड ऑफ सीड ड्रिल की वजह से क्या होता है उसमें अच्छे से गैप रहता है, और जिसकी वजह से सीड जब हम उसको सोइंग करते हैं तो सीड में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रहता है, इक्वल डिस्टेंस रहता है, और वह जो सॉइल रहता है उससे अच्छे से ढक जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है प्लांट्स के बीच में ओवर क्राउडिंग नहीं होती है, एक ही जगह बहुत सारे प्लांट्स नहीं उगते, और ओवर क्राउडिंग नहीं होने की वजह से हर एक प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट मिलता है, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट मिलता है, वाटर मिलता है, जिससे हमारे क्रॉप अच्छे से ग्रो होते हैं। Adding manure and fertilizers.
The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. अब जब हम फील्ड में क्रॉप ग्रो करते हैं तो प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से नहीं मिल पाते हैं, तो इस टाइम पे फार्मर्स सॉइल में कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं। उन सब्सटेंस की वजह से प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में से मिल जाते हैं और उनकी हेल्दी ग्रोथ होती है। ऐसे सब्सटेंस जो फार्मर अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलने के लिए सॉइल में ऐड करते हैं उसे हम मैन्योर या फर्टिलाइजर कहते हैं। फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। फार्मर्स जब सॉइल में मैन्योर ऐड करते हैं सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से रिप्लेनिश करने के लिए, रिप्लेनिश मतलब उसमें दोबारा न्यूट्रिएंट्स की परिपूर्ति करने के लिए कि उसमें दोबारा न्यूट्रिएंट जनरेट हो, इस प्रोसेस को हम मैन्योरिंग कहते हैं। Manuring is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal waste. Manuring एक organic substance है जो animal और plant के waste से बनता है और इसे हम field में भी बना सकते हैं। Fertilizers are chemical which are rich in particular nutrients. अब fertilizers chemical रहते हैं जो कि particular nutrients से rich रहते हैं और यहाँ fertilizers जो है वह factory में prepare किए जाते हैं। Crop rotation. Another method of replenishing the soil with nutrients. This can be done by growing different crop alternately. अब crop rotation भी एक process है जिससे कि हम लोग soil को nutrients से replenish कर सकते हैं। Crop rotation में होता है कि ऐसे एक सीजन में हम ऐसे plants उगाएं जिससे कि हमें soil में से nutrients, उन plants को soil में से nitrogen मिले और next time पे हम ऐसे plant grow करें कि जिनको nitrogen की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम क्रॉप रोटेशन से भी सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में क्या डिफरेंस है यहाँ हम देखेंगे। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन द फैक्ट्रीज। यहाँ फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होते हैं और फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर से सॉइल को किसी भी प्रकार का ह्यूमस नहीं मिलता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। मैन्योर, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। अब मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है जिसे हम कैटल डंग, एनिमल वेस्ट से, ह्यूमन वेस्ट से और प्लांट वेस्ट से बनाते हैं। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड। मैन्योर को फील्ड में बनाया जाता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर से सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस मिलता है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन मैन्योर में फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में बहुत कम अमाउंट में प्लांट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? मैन्योर में फर्टिलाइजर से कम अमाउंट में प्लांट न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, लेकिन जब हम मैन्योर को यूज करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं हम यहाँ पर देखेंगे। एडवांटेजेस का मतलब होता है लाभ यानी कि फायदे। इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर यूज करने से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मेक्स द सॉइल पोरस, हिंस एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। पोरस का मतलब होता है छोटे छोटे छेद। मैन्योर यूज करने से सॉइल पोरस हो जाता है और जो एक्सचेंज ऑफ गैस है वह करना इजी हो जाता है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर यूज करने से सॉइल में बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स इंक्रीज हो जाते हैं जैसे अर्थवर्म। इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और मैन्योर की वजह से सॉइल का टेक्सचर भी इंप्रूव होता है। अब हम देखेंगे इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। जब हम प्लांट को टाइम टू टाइम पानी देते हैं उसे हम सिंचाई करना कहते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। प्लांट को जब हम रेगुलर इंटरवल्स मतलब टाइम टू टाइम पानी देते हैं उसे हम इरिगेशन कहते हैं। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन: वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। अब प्लांट को पानी देने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए। आसपास में जब पॉन्ड्स या लेक, रिवर होते हैं, फार्मर्स वहां से पानी का सोर्स लगा के पूरे फार्म में पानी प्रोवाइड करते हैं।
डैम्स हैं, कैनल्स हैं। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन दिया गया है और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन दिखाया गया है। अब मॉडर्न मेथड में एक सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम का मतलब होता है वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। अब ड्रिप इरिगेशन हम इसलिए यूज करते हैं जहां पर पानी का शॉर्टेज है या फिर पानी की प्रॉब्लम होती है, पानी बहुत कम होता है, ऐसी जगहों पे हम ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। ड्रिप इरिगेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डायरेक्टली प्लांट के रूट में जाके गिरता है, जिसकी वजह से ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता है और सारे प्लांट्स को प्रॉपरली पानी मिलता है। और ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने की वजह से ही इसे ड्रिप इरिगेशन कहा जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. The removal of weeds are called weeding. Weeds are also controlled by using certain chemicals are called weedicide. जब हम इतने बड़े फील्ड में क्रॉप ग्रो करते हैं तो इतने सारे प्लांट्स के बीच में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं। यह कभी कभी ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए हार्मफुल भी होते हैं, ये पॉइजनस भी हो सकते हैं, तो इनको रिमूव करना जरूरी होता है। तो वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। अगर यह कम अमाउंट में है तो इसे हम बाय हैंड भी रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल। लेकिन अगर यह ज्यादा अमाउंट में है तो इस पे हम कुछ केमिकल्स डालते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। उन केमिकल्स को हम वीडिसाइड्स कहते हैं। Harvesting, the cutting of crop after it is mature is called harvesting. Separating of the grains from the chaff is called threshing. जब फसल पक जाती है हम उसकी कटाई करते हैं और कटाई करने के प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग होने के बाद हम ग्रेन्स को उसके चाफ से अलग करते हैं, मतलब धान्य को भूसे से अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। इन ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग सिकल से हार्वेस्टिंग करते थे और विनोइंग से थ्रेशिंग करते थे। लेकिन नाउअडेज इन मॉडर्न मेथड वी यूज द कंबाइन फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। कंबाइन मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेशिंग भी करती है। Storage. Large-scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rat, ants and insects. हार्वेस्टिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रेन को स्टोरेज करके रखना। अब हम ग्रेन को स्टोरेज इसलिए करके रखते हैं ताकि हम बहुत दिनों तक ग्रेन्स को यूज कर सके और वहां किसी भी तरह से डैमेज न हो। तो ग्रेन को स्टोरेज करने के लिए सबसे पहले हमें ग्रेन्स को सन रेज के अंडर में, मतलब सूरज की रोशनी में अच्छे से सुखाना पड़ता है ताकि उसमें का गीलापन, उसमें की नमी पूरी तरह से निकल जाए। अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी रहेगी तो उस पे इंसेक्ट्स और फंगस बहुत जल्दी अटैक करते हैं। इसलिए हम उसे क्या करते हैं, सन में बहुत अच्छे से ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद उसमें कुछ केमिकल्स, कुछ पाउडर मिलाकर उनके सेक्स में रखते हैं। और अगर हमारे पास ग्रेन स्मॉल अमाउंट में हो तो हम उन्हें सेक्स में भरकर घर के ऐसे कोने पे रखते हैं जहां पर उन पे रैट्स और एंट्स अटैक न कर पाए। लेकिन यही ग्रेन्स अगर बहुत बड़े अमाउंट में हैं तो हम उन्हें सिलॉस में और ग्रेनरीज में स्टोर करके रखते हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनके पास कोई केमिकल्स अवेलेबल नहीं था, तो वह ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें नीम के ड्राई लीव्स डालते थे जिससे कि उनपे फंगस और इंसेक्ट्स अटैक न कर पाए। नाउ इन मॉडर्न मेथड बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि बोरिक पाउडर मार्केट में अवेलेबल है जिससे कि हम ग्रेन्स को फंगस और इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री. Food is also obtained from animals for which animals are reared. This is called animal husbandry. अब हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग अपने फूड के लिए प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड करता है। अब तक हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग प्लांट से अपना फूड किस तरह से ऑब्टेन करता है, वह पूरी प्रोसेस हमने डिटेल में देखी। अब यहाँ देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग एनिमल से अपना फूड किस तरह से ऑब्टेन करता है। फार्मर्स को अपने जो फील्ड है उसमें से प्रॉपर इनकम नहीं मिल पाती, इसके लिए वह कुछ साइड बिजनेस करते हैं और साइड बिजनेस में वह ज्यादातर एनिमल हस्बेंड्री को प्रेफर करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री में अलग डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को बहुत बड़े स्केल में पाला जाता है, उन्हें वहां पर फूड शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि हमें फूड मिलता है। जैसे काउ बफेलो से हमें मिल्क मिलता है, हेन से हमें
चिकन मिलता है, एग मिलता है। तो ये इन सब चीजों को जब फार्मर मार्केट में बेचते हैं तो इससे उन्हें इनकम मिलती है। तो लार्ज अमाउंट में, बहुत बड़े स्केल पे जब हम एनिमल्स को पालते हैं, उन्हें वहां पर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। Keywords: agriculture practices, animal husbandry, crop, fertilizer, granaries, harvesting, irrigation, kharif, manure, plug, rabi, seeds, silo, sowing, storage, threshing, weeds, weedicides, winnowing. Summary: in order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agriculture practices. Same kind of plant cultivated at a place constitute a crop. In India, crops are broadly categorized into two types based on season, rabi and kharif crop. It is necessary to prepare soil by tilling and leveling. Plugs and levelers are used for this purpose. Sowing of seeds at appropriate depth and distance gives good yield. Good variety of seeds are sown after selection of healthy seeds. Sowing is done by seed drill. Soil needs replenishment and enrichment through the use of organic manure and fertilizers. Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduce. Supply of water to crop at appropriate interval is called irrigation. Weeding involves removal of unwanted and uncultivated plants called weeds. Harvesting is the cutting of the mature crop manually or by machines. Separating of grain from the chaff is called threshing. Proper storage of grain is necessary to protect them from pests and microorganisms. Food is also obtained from animals for which animals are reared. This is called animal husbandry. यहाँ पर यह चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।